आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाएगा जो विधि का ज्ञाता हो, है ना। जैसा ये माही बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो जो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, विधि का ज्ञाता होना चाहिए वो। और प्रैक्टिस ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। ये बताने लगी कौन सा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों के बारे में बताने लगी है। तो विधि की, राष्ट्रपति की नजर में विधि का क्या हो, ज्ञाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है राष्ट्रपति, है ना, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी या जो अटॉर्नी जनरल होता है वह क्या करता है, सरकार का जो पक्ष है, सरकार के खिलाफ यदि कोई मुकदमा दायर होता है तो सरकार का पक्ष क्या करता है, न्यायालय में रखता है। ठीक है। इसके अलावा विधेयकों की विधायी क्षमता की जांच भी करता है। ये कोई नहीं बता पा रहा है। विधेयकों की विधायी क्षमता की जांच का मतलब ये है कि जो भी विधेयक सदन में रखा जाना है वो सदन में रखे जाने योग्य है या अथवा नहीं। कैबिनेट और प्रधानमंत्री सबसे पहले किसको बताते हैं, वो बताते हैं किसको, अटॉर्नी जनरल को ही बताते हैं। अटॉर्नी जनरल ही जांचता है कि विधेयक की विधायी क्षमता है कि नहीं संसद में रखे जाने की। ये दूसरा काम इसका ये हो गया। इसका तीसरा काम ये होता है कि संसद की कार्रवाई में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक पर सरकार का क्या रख सकता है, पक्ष रख सकता है। ठीक है, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं अर्थात जो सांसद है उनको लॉ का ज्ञान नहीं है इतना, तो सरकार की ओर से सरकार का पक्ष जो है ये विधि वेत्ता के रूप में, विधि के ज्ञाता के रूप में क्या आएगा, संसद में रखेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार के सांसद हो सकता है ये विधि के जानकार ना हो इतने, तो ऐसी स्थिति में यदि बहस होती है तो बहस का जवाब देने के लिए क्या करते हैं, सरकार किसको आगे करेगी, अटॉर्नी जनरल को आगे कर सकती है। वो अटॉर्नी जनरल बताएगा कि ये जो विधेयक है, इस विधेयकों को रखे जाने से किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, संविधान का मौलिक ढांचा क्या नहीं हो रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा। तो ये तीन काम है इसके। एक तो सरकार का पक्ष जो है सदन में रखेगा, ठीक है, और विधेयकों की विधायी क्षमता की क्या करेगा, जांच करेगा, और संसद की कार्रवाई में भाग लेगा, अर्थात बहस का जवाब दे सकता है, सब कर सकता है, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लेगा। ठीक है। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ये सब मिलकर क्या रखते हैं, सरकार का पक्ष भारत के विभिन्न न्यायालयों में रखेंगे। क्लियर है बात? इतना सर आपको आर्टिकल 143 में जो राष्ट्रपति सलाह लेता है तो सर उसमें भी प्रतिनिधित्व करता है ना अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल का वहाँ रोल ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो लेता रहा है 143 में। अटॉर्नी जनरल से सलाह नहीं लेता राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल तो सरकार का प्रतिनिधि है, सरकार को सलाह देगा वो। और राष्ट्रपति को यदि सलाह लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। क्लियर है? 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के हाँ, सलाह तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से ही लेगा, लेकिन जो प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अब राष्ट्रपति हमेशा तो जाएगा नहीं, तो वो मतलब उसका प्रतिनिधित्व करता है ना। कौन, कहाँ पे? अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हो? हाँ सर। अटॉर्नी जनरल तो सरकार, देखो क्या है, सरकार जो है अर्थात प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट क्या करती है, विधान बनाती है ना। अब विधान यदि बना रही है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, और इत्तेफाक से ये हो कि उसकी कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर हैं या कानून मंत्री भी जो है वो विधि का ज्ञाता ना हो, लॉ उसने पढ़ी ना हो सकता है ना, लेकिन मंत्री बनने के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं, पढ़ाई। हो सकता है जो कानून मंत्री है और कैबिनेट में वो मंत्री भी है पर वो विधि का ज्ञाता है ही नहीं। तो यदि कोई कानून बनाया जा रहा है और उस कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या संविधान का जो मौलिक ढांचा है वो यदि प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट क्या करती है, जब भी कोई विधेयक बनाती है तो वो पूछ लेती है किससे, अटॉर्नी जनरल से। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, विधेयक की विधायी क्षमता की जांच करता है। ये विधेयक यदि कानून का रूप धारण कर लेगा संसद में जाकर तो इससे संविधान का मौलिक ढांचा तो प्रभावित नहीं हो रहा है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स तो क्या नहीं हो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। यदि उसकी हरी झंडी मिल जाती है अटॉर्नी जनरल की तो सरकार फिर स्वतंत्र हो जाती है संसद में विधेयक रखने के लिए। आ गई बात समझ में? उसका कोई राष्ट्रपति से लेना देना नहीं है, राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक प्रकार से।
सरकार जो विधेयक रख रही है उसकी विधायी क्षमता की जांच कर रहा है, उसका राष्ट्रपति से क्या लेना देना है। सरकार रखेगी संसद में, संसद में वो लोकसभा में जाएगा विधेयक, फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, और फिर उसके बाद वो साइन होने के लिए किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के लिए आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यदि लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है उसकी विधायी क्षमता के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति क्या है, हर कानून पर साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को लग रहा है कि किसी विधेयक में उसे कानून की क्या है, जानकारी की आवश्यकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसके पास है, सीजीआई से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। वो सलाह, जो सलाह दी गई उस सलाह को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है राष्ट्रपति, सिर्फ सलाह ले सकता है। फिर वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह उस सलाह को माने अथवा ना माने। तो अटॉर्नी जनरल का राष्ट्रपति से कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज़ को क्लियर कर लो। अटॉर्नी जनरल अलग है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अलग। राष्ट्रपति की सहायता के लिए सीजीआई है और सरकार की सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल। क्लियर है। राष्ट्रपति को यदि कुछ डाउट हो रहा है तो पूछेगा सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगा। सरकार को कुछ डाउट हो रहा है तो पूछेगा, एक बार सदन में चला गया विधेयक, मौलिक अधिकारों को आनंद हो रहा हो, सरकार के कुछ सदस्य क्या कर दें, वॉकआउट कर दें, या वोटिंग में सरकार का साथ ना दें, तो ऐसे में सरकार है। तो विधेयकों की विधायी क्षमता भी क्या करता है, अटॉर्नी जनरल जांचने का काम करता है। आगे बात समझ में, सब चीजें क्लियर रखो। कितने समय के लिए नियुक्ति होती है अटॉर्नी जनरल की, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। कौन करता है नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। ठीक है, अब बताओ क्या है डाउट। ये जो हमारा जो पद है अटॉर्नी जनरल का, ब्रिटेन से लिया गया है। जनरल है वो संसद की कार्रवाई में भाग लेने के साथ साथ वोटिंग भी कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या कर सकता है, वो सदन की कार्रवाई में ही भाग लेता है, अर्थात उसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा है। इतनी बातें आपको याद रखना। अब बोलो पायल, क्या तुम्हारा कंफ्यूजन है। हाँ सर, आ गया समझ में। सर मुझे यही लगा था कि 143 के तहत जब राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, तो मुझे लगा था कि सलाह लेते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व भी यही करते होंगे। इनका कोई संबंध नहीं है, ये सरकार का प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति को दिक्कत है, राष्ट्रपति तो बाध्य है ना, हर विधेयक पर साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति, जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ही सलाह ले। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट यदि गई, कोई भी संसद यदि नहीं चल रही है, तो कई बार कैबिनेट में क्या हो जाता, प्रस्ताव पारित हो जाता, सुबह ही प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास साइन के लिए चला जाएगा। ऐसे में क्या होता है, प्रधानमंत्री खुद जाते हैं राष्ट्रपति के पास, कई बार कानून मंत्री को भी लेके चले जाते हैं साथ में। तो कानून मंत्री फिर क्या कर देता है, राष्ट्रपति को समझा देता है कि देखो ये विधेयक जो लाया गया है, इसमें कोई विधायी क्षमता का क्या नहीं हो रहा है, हास नहीं हो रहा है। जैसे 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हाँ प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन जो कानून मंत्री थे, उनको साथ में लेके गई थी। और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उस समय राष्ट्रपति, वो भी लॉ के क्या थे, जानकार थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने पूछा उनसे कि आप किस आधार पर लगा रहे हैं, तो कानून मंत्री ने बताया उनको कि 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंस का प्रावधान है, आंतरिक अशांति है, देश में क्या हो सकता है, विद्रोह, सेना क्या कर सकती है, विद्रोह कर सकती है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का क्या चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से सरकार क्या हो गई थी, घबरा गई थी। तो ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी कि आंतरिक अशांति का क्या लिया प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी ने, और फिर क्या हुआ, देश में क्या लगा था उस समय, आपातकाल लगा था। और एक दूसरी मैंने बताई थी, एक पहले भी बताई थी कि राजनारायण जी जो थे, है ना, राजनारायण जी जो थे, जो 1971 में चुनाव क्या हो गए थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ हार गए थे, तो उन्होंने हाईकोर्ट में इलाहाबाद में क्या लगाई थी, याचिका लगाई थी। तो वो भी एक मुद्दा था। तो हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था, इंदिरा गांधी को क्या कर दिया था, चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थी, है ना, 6 वर्ष के लिए अयोग्य कर दिया। तो उस समय जब इमरजेंसी 25 जून की रात को लगी थी, तो उस समय कैबिनेट ने क्या किया, प्रस्ताव पारित किया और राष्ट्रपति के पास चले गए और कानून मंत्री को भी साथ में ले गए। तो तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति जो थे खुद ही विधि के ज्ञाता थे, उन्हें जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा वो कानून मंत्री ने बता दिया होगा। ऐसा कोई भी संविधान विरुद्ध कार्य नहीं हो रहा, संविधान में ऐसा उल्लेख है और ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाए, ऐसा कुछ हुआ होगा उस समय। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि सरकार क्या करती है, अटॉर्नी जनरल से सलाह लेती है, और राष्ट्रपति क्या है, सीजीआई से क्या लेता है, सलाह लेता है। और कई बार जब संसद नहीं चल रही होती है तो कैबिनेट जब प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब साइन होने राष्ट्रपति के पास जाता है तो कानून मंत्री भी क्या करता है, अपनी टीप देता है। ठीक है, कानून मंत्री की भी टीप रहती है, तो कानून मंत्री की जो टीप रहती है उस टीप के आधार पर राष्ट्रपति समझ जाता है कि ये जो विधेयक है एक विधि सम्मत है। आगे बात समझ में, ये ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास होती है तो कई ऐसे वाकये हुए हैं जिनको हम बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, यूट्यूब वगैरह में लेक्चर जाते हैं। तो कुछ घटनाएं हुई हैं पुराने समय में, तो वो यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे किताबों में तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, चल, किसी को कोई कंफ्यूजन है, बोलिए बोलिए, क्या अटॉर्नी जनरल में किसी को कंफ्यूजन है, क्या आगे बढ़े? अरे हाँ या ना तो बोलो। क्लियर है सभी को? हाँ अटॉर्नी सर। जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल भारत का अभी, भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है अभी? वीके वेणुगोपाल। बोलो, गलत है माई, बताओ, और कोई बताओ। गिरीश चंद्र मुर्मू। है गिरी चंद्र भारत का अटॉर्नी मुर्मू। है, देखना आप क्लास के बाद कौन है। ठीक है, चलो आगे अब बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संसद की, है ना। अब बात करेंगे हम काय की, हमने कार्यपालिका पूरा पढ़ लिया, केंद्र सरकार भाग 5 में हमने कार्यपालिका पूरा पढ़ लिया। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल पढ़ लिया, सीएजी पढ़ लिया हमने, है ना। ये सब हमने प्रमुख कार्यपालिक जो पद थे उनके क्या क्या काम होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे विधायिका की। विधायिका किसे बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? विधायिका अर्थात क्या? केंद्र सरकार में दूसरा टॉपिक क्या है, विधायिका कहलाती है। सर लेजिस्लेटिव, है? लोकसभा और राज्यसभा। सर लेजिस्लेटिव, लोकसभा और राज्यसभा। पूछिए मैंने, हाँ, बोलो, विधायिका अर्थात क्या? सर संसद के जो legislative। निर्माण करे, है? सर जो विधान बनाए जिसे वो। कानून बनाने का और हटाने का अधिकार होता है। सर लेजिस्लेचर क्या संसद के हटाने का? दोनों सदन, लोकसभा जो राज्यसभा। कानून भी बना सकती है सर, और विधान कानून को हटा बनाने। भी सकती है, बदल भी सकती है। हाँ, संसद के दोनों सदन जो बोल रहा है ना, किसने बोला है, पायल वायल किसने बोला है ना? हाँ सर, मैंने ही बोला किसने है। बोला पायल का सदन? हाँ, हाँ संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी को क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। विधायिका क्या करती है, विधान बनाती है, कानून बनाती है। हटाती किस पर? संसद किसको हटा, किसी को हटा सकती है क्या संसद? संसद का काम कानून बनाना है, हटाने का काम, ये सब काम कैबिनेट का और प्रधानमंत्री का। तो विधान या कानून बनाने का काम किसका होता है, संसद का होता है। संसद का वर्णन संविधान के आर्टिकल 79 में है, ये चीज याद रखो। 79 में काय का उल्लेख है, संसद का उल्लेख है। और संसद में कितनी चीजें आती हैं, तो संसद में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति भी आता है, ये भी आता है। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है, आपकी संसद बनती है। आपकी जो कार्यपालिका थी उसमें भी सबसे पहले क्या आया था, राष्ट्रपति आया था। संसद में भी क्या आएगा, विधायिका में भी क्या आएगा। विधायिका कब पूर्ण होगी, जब लोकसभा विधेयक को पारित करेगी, राज्यसभा विधेयक को पारित करेगी, और राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तो वो विधान नहीं बनेगा, तो विधायिका का काम पूरा ही नहीं होगा। तो विधायिका में क्या क्या आएगा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्र, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, आपकी विधायिका बनती है। तो संविधान का आर्टिकल 79 में काय का वर्णन है, आपका संसद का वर्णन है। ठीक है, संसद का वर्णन सर, किसमें, एक और आर्टिकल कौन सा था? 79 में। ठीक है, और संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन। एक होता है उसका उच्च सदन और एक होता है उसका निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा होता है, बताओ? आज सर, इसी पे ही बात राज्यसभा। करेंगे सिर्फ उच्च सदन। सर राज्यसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं?
सर क्योंकि इसके मेंबर की जो क्वालिफिकेशन की जो एज है, एज लिमिट है, वो ज्यादा होती है लोकसभा से। नहीं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ना ये। हाँ सर, राज्यसभा स्टेट किसका ऑफ प्रतिनिधित्व काउंसिल है। करती है? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का राज्यों का। प्रतिनिधित्व करती है। और लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य के। लोकसभा में किसको चुनते हो? सांसद को। सांसद को कौन चुनता है? जनता। 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 तो किसका प्रतिनिधित्व? लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा है ना, लोग यानी लोगों का। जनता, जनता की सभा। तो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है वो? नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रही है। राज्यसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? उच्च सदन बोला गया। और उसको क्या बोला गया? निम्न सदन बोला गया। उच्च सदन है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी भी विघटित नहीं होता है, कभी भी विघटित नहीं होता, अर्थात यह कैसा सदन है? स्थायी है, परमानेंट है। ठीक है, जबकि जो लोकसभा होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होती है? विघटित हो जाती है। हर 5 साल बाद क्या करने पड़ते हैं? उसके चुनाव कराना पड़ते हैं। यहाँ पे भी चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव का प्रोसीजर कोई बता सकता है किस तरीके से होते हैं? राज्यसभा में सभी चुनाव एक साथ हो जाते हैं कि धीमे धीमे होते हैं, कि 1 साल में होते हैं, 2 साल में होते हैं, कैसे होते हैं? कितने कितने वर्ष के लिए सांसद चुना सर जाता है, बताओ। ये 6 साल के लिए होता है, स्थायी सदन होता है, और इसमें हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य। एक के सदस्य क्या हो जाते हैं? हम 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते रिटायर्ड हैं। हो जाते हैं। रिटायर्ड हो जाते हैं ना? तो अब एक बात बताओ मेरे को, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1952 में हुई थी, है ना। सन 1952 में क्या बना? राज्यसभा बनी। ठीक है ना। पहला चुनाव हुआ होगा ना 51 में, और उसके बाद फिर सन 52 में क्या हुई? पहली क्या हुई? राज्यसभा गठित हुई होगी। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250 मेंबर होते हैं। 238 तो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा में जो उत्कृष्ट काम करते हैं। इस पर बात हो चुकी है हमारी 83 है ना। इतना क्लियर है? तो कोई मुझे ये बताओ कि सन 1952 में जब राज्यसभा बनी होगी और 250 सदस्य चुने गए होंगे, ठीक है, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? अभी पायल ने बताया कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। रिटायर्ड हो जाएंगे 2 वर्ष बाद, है ना। तो जब आपने 1952 में पहली राज्यसभा जब चुनी हुई होगी, तो 1954 जब आप 1/3 सदस्य को रिटायर करने गए होंगे, तो उनका तो कार्यकाल 2 ही साल का हुआ। मेरी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? उनका कार्यकाल कितना हुआ होगा? 2 वर्ष ही हुआ होगा। जबकि आप कितने साल के लिए चुन रहे हो राज्यसभा सांसद को? कितने साल के लिए चुन रहे 6 हो? साल 6 6 वर्ष। साल के लिए चुन रहे हो। यानी आपने 1952 में किसी को चुना है, 250 लोगों को, तो सबके सब रिटायर्ड कब होना चाहिए? 1958 में होना चाहिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? यस सर। बात सुनो मैं। तो 1958 में यदि आप एक साथ रिटायर कर दोगे तो फिर वो स्थायी सदन कहाँ रहेगा? वो तो पूरा भंग हो गया। तो अब 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में आप क्या कर रहे हो? रिटायर कर रहे हो। तो 1/3 सदस्य जब आप रिटायर करने जाओगे 1954 में, तो कौन सांसद कहेगा कि मेरे को 6 वर्ष के लिए चुना है और मेरे को आप 2 साल में क्या कर दो? रिटायर कर दो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ कि नहीं सर, आ समझ रही? में तो आ रही है, आ रही है। तो कैसे हुआ होगा उनका चुनाव? फिर कौन से सर सदस्य रहे होंगे जो लॉटरी 1/3 लॉटरी लॉटरी सिस्टम से क्या किया सिस्टम होगा? से। लॉटरी जो सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम किया, फिर उसमें क्या किया कि जो 250 सदस्य थे उसमें से क्या किया? 1/3 सदस्यों के क्या निकाल लिए? नाम निकाल लिए। जिन 1/3 सदस्यों के नाम आ गए उनको रिटायर्ड कर दिया। है ना। उनकी किस्मत रही कि मात्र कितने साल के लिए चुने गए? वो 2 साल के। क्लियर है? फिर अगला 1/3 1956 में आया होगा। फिर 1/3 लोगों को क्या करना है? आपको रिटायर्ड करना है। तो फिर 1/3 लोगों के नाम की क्या डाली? 1/3 लोगों के नाम क्या किए होंगे? निकाले गए होंगे। फिर उन 1/3 लोगों को रिटायर्ड कर दिया होगा। तो कितने साल रहे वो सांसद? कितने साल रहे पायल? 4 साल। 4 साल। 4 साल रहे। ठीक है ना। तो फिर अगली बार तो अगली जब 1958 में तो जरूरत पड़ी ही नहीं होगी। तो क्या हो गया फिर?
फिर कंटिन्यूस हो गया 1958 के बाद। फिर अब क्या होगा, 1/3 क्या होते जाएंगे, रिटायर्ड होते जाएंगे और चुनाव करवाए जाएंगे। अब लॉटरी की आवश्यकता पड़ेगी क्या 1958 के बाद? नहीं पड़ेगी। अब नहीं पड़ेगी ना। तो इसका मतलब ये है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों का क्या होता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये, कांस्टेबल की परीक्षा के बच्चे से पूछो तो भी बता देगा। 11 सीटें सर। 11 सीटें हैं। तो आपको हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य करना है, तो कितने कितने के चुनाव होंगे? 1/3 1/3 1/3 करना है आपको, है ना। तो कितने सदस्यों के चुनाव होंगे? सर 3 3 4। एक बार 3 और 2 बार 4 बार। नहीं, 2 बार 4 कहाँ से आ जाएंगे पायल? 2 बार 4 कर दूंगा 8 और 11, ऐसे थोड़ी होगा। 3 3, हाँ हाँ 3 3 3, एक बार 3 होंगे, एक बार 3 होंगे, 6 होंगे, फिर 3 होंगे, नहीं 9 सर, होंगे। 2 बार 4 आएंगे, सही बात है। 2 बार 4 आएंगे और हाँ। एक बार क्या आएगा आपका, एक बार 3 आएगा। ठीक है। हर 2 साल में क्या होगा, जैसे इस बार मान लो 3 सदस्यों के चुनाव हुए, तो अगले 2 साल में कितने के होंगे, 4 के। फिर अगले 2 के बाद कितने होंगे, 4 के। फिर अगले 2 के बाद कितने हो जाएंगे, 3 के। 4 4 3, क्लियर है? 4 4 3। अब ये बताओ कि राज्यपाल, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो चुनाव कैसा कहलाता है, किस नाम से कहलाता है? एकल संक्रमणी अनुपातिक खुली प्रणाली है कि एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त प्रणाली है, कैसी है? सर खुली बोलो। प्रणाली है। खुली प्रणाली खुली है। प्रणाली है। खुली प्रणाली है, इसका मतलब ये है कि पता लग जाता है किसने किसको वोट दिया है। यही मतलब है ना, खुली प्रणाली का मतलब क्या होता है, ओपन में क्या हाँ होता है। सर, हाँ सर। जी सर। तो जी सर। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, खुली प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे खुली प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी राज्यसभा में? सर किसी राज्यों का का दिक्कत है इस बात? प्रतिनिधित्व बताना है इसलिए। काय का राज्यों का प्रतिनिधित्व बताना, तो खुली, अरे ये कोई कोई उत्तर है क्या? यानी जिस व्यक्ति ने वोट दिया है वो सबको पता लग जाएगा। जिस विधायक ने, जिसको पारस जैन ने जिसको वोट दिया है, या मोहन यादव ने दिया है, या महेश परमार ने जिसको वोट दिया है, वो खुली मत प्रणाली है, इसका मतलब सबको पता पड़ जाएगा। जबकि हम जो वोटिंग करने जाते हैं विधायक या सांसद की, वहां पे पता नहीं लगता, बंद रहती है। हम वो क्या करते हैं, वो एक वो ऐसा रहता है ना, वो बूथ रहता है, उस बूथ के अंदर वो ढका हुआ रहता है ना, गुप्त रहता है हमारा मतदान। पर राज्यसभा चुनाव में गुप्त नहीं रहता है। वहां पर क्या 2000 पहले के तक, 2003 के पहले तक, 2003 तक गुप्त मतदान प्रणाली थी यहाँ पर, और 2003 के बाद खुली मतदान प्रणाली आ गई। अभी इंटरव्यू के जो बच्चे हैं जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सवाल है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव अगले साल होने भी वाले हैं और पिछले साल हुए भी हैं। तो इंटरव्यू के बच्चों से सवाल पूछा जाएगा, राज्यसभा में बहुत घुमाते हैं उनको, तो उनसे यही पूछा जाएगा कि 2003 तक जो था राज्यसभा की जो प्रणाली थी वो क्या थी, बंद थी, और 2003 के बाद खुली कर दी। तो क्या रीजन है, क्या आवश्यकता पड़ी कि हर विधायक का जो वोट है सबको पता लग जाए, ऐसा क्यों, बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम सब लोगों को, सोच लो। तब तक मैं क्लास को ऑफलाइन वो भी कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। चलो सोचो जब तक। बताओ पायल, श्रद्धा, फिरदौस, सर जो इसलिए भी लोग क्योंकि हैं। ताकि ये पता चल पाए कि विधायक अपनी पार्टी के ही उसको प्रतिनिधि को वोट कर रहा है, किसी और को तो नहीं कर रहा है, इसलिए। बस इतनी सी बात है, वैशाली ने बोला ना। यस सर। किसने बोला? हाँ वैशाली वैशाली ने सर। बोला, बिल्कुल सही बोला। हाँ सीधी बात है। क्या होगा, कांग्रेस का विधायक है तो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़ा करा उसी को वोट दे। ठीक है, कांग्रेस का विधायक कांग्रेस को भी वोट दे, बीजेपी का विधायक बीजेपी को भी वोट दे, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि क्रॉस वोटिंग हो जाए।
यदि बंद रखेंगे तो क्या हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। विपक्ष क्या कर सकता है, एक वोट खरीदने के लिए विधायक को पैसे दे सकता है। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? सरकार को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए मान लो दो विधायक की कमी पड़ रही है, दो विधायक यदि सरकार के पक्ष में वोट दे दे तो एक सांसद बन सकता है उनका राज्यसभा में। ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है वो सरकार, क्या कर सकती है, विपक्ष के दो विधायकों को पैसा दे सकती है, और वो कौन से दो है पता भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विधायक क्या हो सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है इसमें। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। विधायकों या सांसदों की क्या बोल सकते हैं इसको, खरीद फरोख्त। इसको इसके लिए संविधान में क्या शब्द है, हॉर्स ट्रेडिंग। घोड़ा व्यापार नहीं बोलेंगे हिंदी में। ये हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है जब विधायकों की क्या हो गई, खरीद फरोख्त हो गई, काय के लिए, राज्यसभा की सीटों में वोट देने के लिए। तो 2003 के पहले तक ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी तो पता ही नहीं लगता था। सरकार के बहुत सारे विधायक विपक्ष में चले जाते थे, विपक्ष के विधायक बहुत सारे सरकार को वोट दे देते थे, और ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती थी, होती थी। तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए 2003 में फिर क्या हुआ कि इस प्रणाली को खुला कर दिया गया। अब खुला कर देंगे तो कांग्रेस का विधायक यदि कांग्रेस को वोट नहीं देगा और बीजेपी का विधायक बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, तो फिर पार्टी को यह अधिकार है कि इस विधायक को क्या कर दे, वो उसकी सदस्यता क्या कर दे, समाप्त कर दे। ठीक है, यदि पार्टी का जो अध्यक्ष है वो लिख के विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दे कि इसने सरकार के विरुद्ध जाके क्या किया है, दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया है, तो विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, फिर पार्टी के अध्यक्ष के कहने पर उसकी सदस्यता क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अभी बात समझ में, वो निर्भर करेगा पार्टी अध्यक्ष पर, निर्भर करेगा। पार्टी अध्यक्ष यदि चाहे तो उसको क्या कर सकता है, फिर उसकी सदस्यता भी समाप्त करा सकता है। तो अब खुली मतदान प्रणाली हो गई तो इसमें क्रॉस वोटिंग का डर क्या हो गया, कम हो गया। इंटरव्यू का बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव एक बहुत टिपिकल प्रक्रिया होती है, बहुत, है ना। और जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे रहते हैं उनको सब उसकी पेचीदगियां मालूम है, उनको सब सिस्टम मालूम है, तो उसमें क्या क्या होता है, फिर वो आपसे सवाल करेगा। अगली बात समझ में, तो क्या उत्तर है इसका, सिंपल, कि जो जिस दल का विधायक है उसी दल को क्या करे, वोट दे, उसी दल के कैंडिडेट को वोट दे, और हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, है ना, या क्रॉस वोटिंग ना हो। इस क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या है, एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त प्रणाली का क्या लिया गया, सहारा लिया गया। क्लियर है? अब इसमें एक निश्चित कोटा भी चलता है वोट का। जैसे मान लो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, बताओ, मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या बताओ। इतनी देर में तो सब एक साथ बोलना चाहिए। 230 230। अब जो चुनाव होंगे अगले साल, अभी पिछले साल जो 2020 में हुए थे उसमें 3 सीटों के लिए हुए थे, तो पायल अब अगली बार कितने के होंगे, बोलो सर अब 4 के लिए, 4 के लिए, कितने के लिए होंगे, अब 4 के लिए होंगे, कितने के लिए होंगे, अब 4 के लिए होंगे। तो 4 सीटों के लिए जब चुनाव होंगे तो एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट की आवश्यकता पड़ती है, कोई बता सकता है? एक कैंडिडेट को जीतने के लिए राज्यसभा चुनाव आखिर कैसा होता है, बहुत टिपिकल है थोड़ा। ये तो जरा सा एक बार यदि समझ लो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एक साल पहले ही वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। सर फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे निकालते हैं। फार्मूला तो छोड़ दो, उसमें कुछ भी नहीं करना है फार्मूला में, वो तो फार्मूला तो लिखने में जरूरत पड़ेगी। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो बहुत ईजी है, उसकी फार्मूले की भी जरूरत थोड़ी है। फार्मूला तो मुख्य परीक्षा में जब लिखने जाओगे जब की बात आएगी ना। मैं तो इंटरव्यू का सवाल पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू बोर्ड में यदि सवाल पूछेगा कि कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला अपन थोड़ी उनका आप कॉपी दे दो सर मैं लिख के बता देती हूँ, है ना। बेसिक बात है, वो तो सिंपल सा है। सर 47 230 अपॉन 4 + 1 + 1 47। देखो 47 आ जाएगा, वो कैसे आएगा, सुनो, सीधा सा फार्मूला है। जितनी सदस्य संख्या होती है, ध्यान से सुनो, देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। कितनी सदस्य संख्या है मध्य प्रदेश में, बोलो बोलो। 230 230। ये मैंने 230 लिख दिया, कुछ नहीं करना है।
कितनी सीटों पे चुनाव होना है अगले साल? बोलो। 4। 4 अरे अगले सीट, साल 4। 4 पे होना है। तो जितनी सीटों पे भी चुनाव होना है ना, तो उसमें एक जोड़ दो बस। और बताओ ये कितना आएगा उत्तर इसका? तो 5 से क्या देना है? भाग देना। 5 से भाग देना है, 5 नहीं। 230 में 5 से भाग दो, तो वो जो दिव्या ने बताया था ना, 46। दीक्षा ने, 46 या 47 जो 46। भी आएगा, 46। 46.75 आता है शायद। 46 ही आया पूरा, देखो कैलकुलेटर में। हाँ हाँ सर, पूरा 46 ही है सर। 46 ही आया है। 46 है। 46 आया ना? हाँ तो इसका मतलब अगली बार जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने मत चाहिए? कितने चाहिए? अरे बोलो। 46। 46। 46 वोट चाहिए आपके। कितने चाहिए? ये 46 वोट चाहिए। चलिए। अब मान लो, सदन की संख्या बताऊं मैं, सदन में मान लो वर्तमान में बीजेपी के कैंडिडेट है, कितने हैं? 130। कितने हैं? 30। 130। 130। कांग्रेस के हैं कितने? कितने हैं? 90। बोलो। 90। 90। ठीक है। और कितने बचे? 10 क्या हो गए? 10 हो गए आपके अदर। हो गए 230 के नहीं हुए? अरे बोलो। जी सर हो गए। अरे जोड़ना। 230 हो गए। यस सर, होगा। अब होंगे चुनाव। जी सर, हो अब गए। चुनाव होंगे। अब बीजेपी वाले भी अपने 4 कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कांग्रेस वाले भी अपने कितने कैंडिडेट खड़ा करेंगे? 4 4। कैंडिडेट खड़ा करेंगे, है ना। अदर वाले चाहे तो कर भी सकते हैं, पर अदर वालों का जीतने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कितने वोट चाहिए आपको? कितने चाहिए? 46। 46। तो अदर वाले पूरा दम लगा लेंगे तो भी कितने हैं उनके पास? 10। 10। कितने? 10 ही लोग हैं, 10 ही हैं उनके, तो 10 वो खड़ा 10 करें ही। अथवा नहीं करें। वो खड़ा भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 10 वोट ही क्या होंगे, है ना। 10 वोट कम, तो वो खड़े हो या नहीं हो, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खड़े हो भी जाएंगे तो जीतेंगे नहीं। अब देखो, अब क्या होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली है इसमें। जैसे मान लो 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ है ना, तो चारों को क्या करना पड़ेगा? वोट देना पड़ेगा, है ना। जैसे चार चार कांग्रेस के हैं और 4 किसके रहेंगे? बीजेपी के रहेंगे। तो एक कैंडिडेट, एक जो विधायक रहेगा कितने वोट डालेगा? जो वोट डालेगा वो उसमें सभी को वोट देना पड़ेंगे उसको, यानी प्राथमिकता के आधार पर। किसके आधार पर? प्राथमिकता के आधार पर। देखो मैं बताता हूँ कैसे वोट देगा। फॉर्मूले उसका में जो एक मतपत्र डाउट है। रहेगा ना, रुक जाओ, आप कुछ भी मत बोलो। इस टाइप से मतपत्र रहेगा, उसमें 8 पूरे वो रहेंगे ना। ठीक है। 4 कैंडिडेट बीजेपी के खड़े हुए, 4 कैंडिडेट किसके खड़े हुए? कांग्रेस के। ठीक है। बीजेपी के पास सदस्य संख्या कितनी थी? 130। कांग्रेस के पास कितनी थी? 90। अन्य के पास कितनी थी? 10। 10। तो सीधा सा गणित दिख रहा है आपको कि बीजेपी के एक 4 या 12 होते हैं ना, 120। 3 कैंडिडेट तो जीत सकते हैं आराम से, देख लो बीजेपी के। जीतना है कि नहीं जीतना है? बोलो। यस सर। बीजेपी के जो 3 कैंडिडेट हैं, जीतना है कि नहीं जीतना है? 120 मत जी लेके सर। आगे जाएंगे ना, 130 है, जीत रहे हैं। कांग्रेस का कितना जीत सकता है? 1। 1। समझ में आई कि नहीं बात में? कांग्रेस का कितना यस जीतेगा? सर। 1। 1 ही 1। जीतेगा ना। क्योंकि न्यूनतम मत कितने चाहिए? न्यूनतम मत चाहिए आपको 46। कितने चाहिए? 46। तो क्या बोलेगी पार्टी, क्या बोलेगी बीजेपी की पार्टी, क्या बोलेगी बीजेपी वालों को कि शुरू के जो 46 हैं वो ए को वोट दे दो। उनकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबकी ए रहेगी। ए। आ गई बात समझ में? बाद यस के सर। जो 46 लोग रहेंगे उनकी प्राथमिकता पहली क्या रहेगी? बी रहेगी। फिर बाद के जो 46 हैं, 46 बाद के हो ही नहीं पाएंगे ना, हो जाएंगे 46 46 46 46 कितने हो गए हो आपके? जाएंगे बोलो। सर। नहीं होंगे 46 46 कितने हो गए? 92। 92 सर। 45 45। हाँ 192। और 190 92 में क्या जोड़ो फिर? 46 जोड़ो तो कितने हो गए? 6 2 8 9 128। है ना, हो 138। जाएंगे। 138। नहीं नहीं, अरे 92 में 46 जोड़ो तो कितने होंगे? 138 सर।
138, तो सिर्फ 2 ही जीतेंगे बीजेपी के भी। यस सर, हाँ, तीसरे दो ही में नहीं हो जीते- पाएगा। बीजेपी के भी 2 जीतेंगे, कांग्रेस का 1 जीतेगा। दो ही अब तीसरा कब जीतेगा? तीसरा कब जीतेगा? ये जो 10 वोट है, क्लियर है? यस सर। ये 10 वोट अब किसको मिल रहे हैं? दोनों को ठीक इक्वल है। इक्वल मिल जाएंगे। अरे इक्वल इक्वल कहाँ से मिलेंगे यार? कहाँ इक्वल से नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर, अगर ये 10 वोट बीजेपी वाले को प्राथमिकता दे तो वो जीतेगा। 10 वोट यदि ऊपर चले जाएं तो बीजेपी के फिर यस क्या हो जाएंगे आपके? क्या हो सकते हैं? 40 हो 46, जाएंगे, 46। 140 हो जाएंगे। हाँ 140 हो जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर चारों जीत जाएंगे, है ना? जी सर। चारों ही जीतेंगे ना? हाँ, तो इस तरीके से क्या होता है, ये चुनाव होता है। आ गई बात समझ में? अब जैसे पिछला चुनाव हुआ था, पिछला जो चुनाव हुआ था मैं बता दूं आपको कैसी स्थिति थी। उस समय क्या हुआ था, 26 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था, तो मात्र सदस्य कितने थे? 206 ही थे। 3 कैंडिडेट का चुनाव होना था तो 4 से भाग दे दिया, तो कितना हो गया है देखो? 416, 4 पंजे 20। सर 51.5। हाँ तो लगभग 51 आया उत्तर, है ना? तो न्यूनतम कोटा 51। कितना था, है ना? ये था। और बीजेपी के पास विधायक थे 106, कांग्रेस के पास थे 92। कितना होगा, जोड़ो इनको। 198। 198। 198 और 8 विधायक थे अदर। 8 विधायक क्या थे? अदर थे। 50 देखो, बीजेपी के 2 कैंडिडेट जीत सकते हैं ना? 2 कैंडिडेट जिताने के लिए कितने चाहिए उनको? 102। कितने हैं यहाँ पर? कितने हैं यहाँ पर? 106। 6। 106, है ना? तो कांग्रेस का कितना जीत सकता है? 1 एक जीत ही जाएगा जीतेगा कांग्रेस सर। का। तो यही हुआ था। माधवराव सिंधिया, सॉरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते थे, सुमेर सिंह सोलंकी जीते थे और दिग्विजय सिंह जीत गए। क्लियर है? और फूल सिंह यस सर। बरैया जो थे वो हार गए थे। आगे बात क्लियर है समझ में? तो इस तरीके से चुनाव होता है। न्यूनतम कोटा क्या होता है, डिसाइड होता है। तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो न्यूनतम कोटा कितने का हो जाएगा आपका? कितने का हो जाएगा? 46 का हो जाएगा। और उन सीटों का हिसाब से फिर क्या होगा, आपका स्थिति क्लियर होगी। आगे बात समझ में? तो 46 आपका क्या हो जाएगा? न्यूनतम कोटा हो जाएगा। 4+1, 4+1 को भाग दोगे कितने से? 230 से, तो कितना आएगा आपका? देखो जरा, 4+1 को भाग दोगे आप, 46। 4+1 तो 5 से भाग देना। कितना आया था अभी आपका ये? 46। 46। 46। तो 46 चाहिए, है ना? तो बीजेपी की आज की जो स्थिति है, लगभग आज की स्थिति में 130 के लगभग है विधायक, है ना? तो 46 से यदि देखें तो लगभग 132, है ना? 132 चाहिए, नहीं 138 चाहिए 3 जिताने के लिए। 3 जिताने के लिए कितने चाहिए बोलो? 46 के कितने होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए ना? अरे 46 गुना 3 करो तो कितना होगा? सर 138। 138। 46 तो इतनी देर क्यों लग रही है 138 बोलने में? सर इतना सर सारा 138। हाँ 138 चाहिए। और बीजेपी के पास आज की तारीख में कितने हैं? 130। 130 और 10 क्या है? अदर है। अन्य। ये यस 10 पूरे समर्थन मिल जाए किसको? बीजेपी को। 10 का समर्थन किसको मिल गया? बीजेपी को बीजेपी मिल को। गया। यदि 10 बीजेपी के को 10 तो इधर चले गए तो कितने हो गए? 140। कितने जीत जाएंगे बीजेपी के? 140। तो 3। अगला जो चुनाव होगा आपका, अगला जो चुनाव होगा, सुन लो अब मेरी बात, अगला जो चुनाव होगा 2022 में, तो जो 4 कैंडिडेट के लिए चुनाव है तो उसमें क्या परिणाम रहेगा आपके हिसाब से, देख के बताओ। 3 3 जीतेंगे सर। बीजेपी के 3 और 1 जीत कांग्रेस का। एक कांग्रेस का। 1 कांग्रेस का जीतेगा और 3 किसके जीतेंगे? 3 बीजेपी के। बीजेपी बीजेपी के। के। 3 बीजेपी के जीतेंगे। और ये स्थिति भी तो बन सकती है कि नहीं, दो वाली स्थिति तो बनेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस में से कितने हैं? कांग्रेस के पास सांसद कितने हैं? बहुत कम 90। है ना? 9। 90 सांसद। तो हाँ उसके 90 लिए है तो वो 2 92। नहीं जीत पाएंगे।
हाँ, उनको उनके लिए 46 को दुगना करेंगे तो कितना होगा? 46 का दुगना कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा, 98 है ना? 98 सर हो भी सकता अगर 92 पूरे 10 समर्थन दे तो। हाँ, ये पूरे 10 के हाँ 10 समर्थन 98 यदि दे की। दे तो दो वाली स्थिति भी बन यस सकती है। दो, यस दो सर। हाँ बीजेपी के हो इक्वल जाए इक्वल तो भी हो जाए। है ना? अगला जो चुनाव होगा, अगले चुनाव में ये लोगों की भूमिका क्या होगी? अति महत्वपूर्ण होगी। ये जो 8 से 10 लोग हैं, ये जिधर जाएंगे उधर क्या हो सकता है? यस एक कैंडिडेट जीत सकता है या बढ़ सकता है। ठीक है, अगली बात समझ में? तो ये जी स्थिति सर। बनेगी, यानी अगली बार की स्थिति दो दो तो दो दोनों के जीतते हुए दिख ही रहे हैं, पर एक के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। एक नेक टू नेक मामला रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है, यस आपका चुनाव होता है। अगली बात समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें क्या निकाला जाता है? न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। वो न्यूनतम कोटा क्या होता है? प्राप्त। तो फिर क्या होता है, जब चुनाव होता है जिस दिन, तो पार्टी क्या जारी करती है? पार्टी व्हिप जारी करती है। व्हिप जारी क्या करती है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं 92, और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं 103 130, उनको वो बता देगी कि शुरू के जो 46 लोग हैं उनकी पहली वरीयता ये रहेगी, बाद के 46 की पहली वरीयता ये रहेगी, बाद के 46 की पहली वरीयता ये रहेगी। आ गया ना समझ में कि नहीं आई मेरी बात? उनको सबको ट्रेनिंग एक दिन पहले दे देते हैं पार्टी वाले। ठीक है, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, कोई गलती से करते तो बात अलग है। इस तरीके से क्या होता है, चुनाव होता है। कई बार ये भी होता है कि मान लो दो कैंडिडेट को बराबर बराबर वोट मिल जाए। समझ लो मेरी बात, क्या नहीं समझ? जैसे मान लो वेद कोटा आपका कितना 46 है, वो दोनों कैंडिडेट 45-45 लेके आ गए। अब क्या करेंगे? तो अब ये करेंगे कि जो कैंडिडेट सबसे अंतिम में जो चल रहा है, उसके जो वोट है वो इनमें क्या कर दिए जाएंगे? बांट दिए जाएंगे। अगर समझ में? अंतिम जो कैंडिडेट है उसके कैंडिडेट के वोट क्या होते जाते हैं? ऊपर क्या कर दिए जाते हैं? उसकी जो दूसरी प्राथमिकता है, वो दूसरी प्राथमिकता कौन है वो देखा जाता है। उसकी दूसरी प्राथमिकता फिर जो भी व्यक्ति होता है 45-45 वाला, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? फिर विजय घोषित हो जाता है। इसे दूसरी प्राथमिकता वाली स्थिति आती नहीं है। यदि आएगी भी तो जो सबसे अंतिम वाला वोट वो है, उसके वोट फिर क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि पिछली बार जैसे चुनाव हुआ था आपका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, फूल सिंह बरैया, है ना, और आपका दिग्विजय सिंह, 4 लोग खड़े हुए थे। कितने लोग खड़े हुए थे? 4। 4 सीटें कितनी थी? सीटें कितनी थी? 3 3 3 तीन सीटें। 3 सीटें थी और 4 लोग खड़े हुए थे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जो आखिरी कैंडिडेट थे फूल सिंह बरैया, उनको लगभग 36 वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे? 36। और लाना कितने थे आपको? लाना 51 या 52 वोट लाना थे उस समय। कितने वोट लाना थे? 52 वोट लाने थे, और उनको कितने? 36, है ना। 36 वोट तो खराब ही हो गए एक प्रकार से, है ना। 3 कैंडिडेट, मान लो ये स्थिति बनती कि 2 तो जीत जाते, वो तीसरा जो कैंडिडेट होता उसको बराबर बराबर वोट मिल जाते। बराबर यानी मान लो न्यूनतम कोटा 52 का है और फिर वो 51-51 वोट मिल जाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे? ऐसी स्थिति में ये करते हैं कि फूल सिंह बरैया जी के जो वोट है 36, है ना, उनमें 36 लोगों ने पहली प्राथमिकता फूल सिंह बरैया जी को दी है, तो उनकी दूसरी प्राथमिकता कौन है? मेरी आवाज आ रही समझ में? उनकी दूसरी प्राथमिकता वाला वोट, उनके जो 36 वोट है उनमें जो दूसरी प्राथमिकता वाला वोट है, वो वोट फिर ऊपर क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जो बराबर कैंडिडेट आए थे, है ना, वो फिर क्या हो जाते हैं? उसमें से फिर उनके नीचे वालों का कैलकुलेशन किया जाता है। तो फूल सिंह बरैया जी के जो 36 वोट में से जो दूसरी प्राथमिकता जो उनकी है, वो ऊपर क्या कर दी जाती है? ट्रांसफर कर दी जाती है। क्लियर है कि नहीं? यही बात समझ में? जैसे मान लो ज्योतिरादित्य सिंधिया आराम से जीत गए, दिग्विजय सिंह भी आराम से जीत गए। ठीक है, अब मुकाबला किसका बच रहा है? सुमेर सिंह सोलंकी का बच रहा है और फूल सिंह बरैया जी का बच रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि इसमें जिसको ज्यादा वोट मिल जाए तो जीत ही गए। उनको 58 वोट आए थे, उनको 36 आए थे, तो क्लियर हो ही गया। 52 चाहिए थे, उनको 58 आ गए, उनको 36 आ गए, ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो कोई एक और निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता, आ रही मेरी बात?
एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता और 10-15 वोट वो ले जाता, मेरी बात आ रही समझ में, 10 वोट ले जाता तो सुमेर सिंह जी को 58 की जगह 48 वोट ही मिलते, 10 वोट ले जाता, 48 वोट मिलते, फूल सिंह बरैया जी को 36 वोट मिलते, है ना, और 10 वोट एक पांचवा कैंडिडेट ले जाता। आगे बात समझ में? तो अब फूल सिंह बरैया जी को 3 वोट चाहिए जीतने के लिए, और उनको कितने चाहिए आपको, सॉरी सुमेर सिंह जी को 3 वोट चाहिए और उनको कितने चाहिए, 36 ही वोट है उनके, तो उनको 12-13 वोट चाहिए। और जो आखिरी वाला जो कैंडिडेट था जो कि कितने वोट ले गया, 10 वोट ले गया, तो उसकी जो दूसरी वरीयता है, वो दूसरी वरीयता कौन है वो देखा जाता है, वो फूल सिंह जी बरैया है कि सुमेर सिंह जी है दूसरी वरीयता, वो उनमें वोट 10 वोट पूरे ट्रांसफर हो जाए। आगे बात समझ में कि नहीं आई? तो इस तरीके से क्या होती है, कई बार यदि स्थिति निर्मित हो जाती है कि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है, तो जो आखिरी वाला कैंडिडेट है उसकी दूसरी प्राथमिकता के वोट ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं हुआ किसी को क्लियर? बोलो। इसके लिए वोट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है, वोट पे सब चीजें सर एग्जाम्पल के एक माध्यम से। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, जैसे लास्ट टाइम की वोटिंग में से 3 सीट थी राज्यसभा की, तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि हर सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स रहे, मतलब टोटल 6 रहे, मतलब 4 ही कैंडिडेट, तो सिर्फ 3 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का, कैसा? मतलब हाँ सर तो होना 3 चाहिए ना सीटों के चुनाव। कांग्रेस। हाँ तो ठीक है ना, कांग्रेस को एक ही दिग्विजय सिंह जी को खड़ा किया कांग्रेस ने, और हाँ एक फूल सिंह जी को इसलिए खड़ा किया उन्होंने कि कांग्रेस को पास 92 वोट है। कितने वोट है कांग्रेस के पास? 92 वोट है। कांग्रेस को हाँ दिग्विजय सिंह जी को जिताने के लिए कितने वोट चाहिए? 52 वोट। कितने चाहिए? हाँ। न्यूनतम कोटा था उस समय 52 था, चलो हम्म। 54 भी होगा, पापन मान लो 52 था, तो कितने वोट यस चाहिए सर, थे उनको जिताने के लिए? बोलो। 52 ही चाहिए थे सर, 52 52 चाहिए चाहिए, थे ना जी। तो बाकी के विधायकों को वोट नहीं करने देंगे क्या? तो बाकी के विधायक जो थे तो 92 में तो 40 एक विधायक जो हैं वो एक कैंडिडेट और खड़ा कर दें अपना, तभी सरकार के हाँ। कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें फूल सिंह जी बरैया जी के, उसमें तो इधर से इधर हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्रॉस वोटिंग तो भी हो सकती है ना, कि नहीं हो सकती? यस। यस सर। हो सकती है ना क्रॉस वोटिंग तो। जब उनको 52 ही वोट चाहिए, कांग्रेस को 52 वोट में ही एक सीट दिला सकते हैं, तो बाकी के विधायकों को क्या करोगे? 40 विधायकों का क्या करोगे आप? समझ में आई मेरी यस बात सर। करें? तो यस सर। 40 यस। विधायक की आप एक और को खड़ा कर दो तो 40 वोट तो लाएगा कम से कम वो, भले हारेगा वो हम्म। पक्का है। फूल सिंह जी बरैया की जीत क्या रही थी, पक्का दिख रहा था कि वो हार रहे हैं, क्योंकि उनको मात्र 40 ही वोट मिलना है, दिख रहा है अपने हाँ। को। क्रॉस वोटिंग भी हम्म। हो जाएगी तो 12 लोग क्रॉस वोटिंग थोड़ी करेंगे सरकार के, करेंगे क्या? तो नहीं कांग्रेस सर, यदि आ गया। चाहती तो हम्म। कांग्रेस यदि चाहती तो एक को भी खड़ा कर सकती थी, हम्म। ठीक है, एक को खड़ा क्योंकि करती तो जीतना फिर वो तो। 40 लोग जो है, तो फिर 40 लोग क्या करते हैं मालूम? वो जो 40 विधायक है वो भी अपनी पहली प्राथमिकता दिग्विजय सिंह को ही दे देते। हाँ। 92 के 92 विधायक जो थे अपनी पहली प्राथमिकता किसको दे देते? फिर वो दिग्विजय दिग्विजय सिंह सिंह जी को। को ही दे देते हो। तो क्या मतलब है हम्म। ऐसे में? क्रॉस वोटिंग यदि हम्म। हो गई, क्योंकि रातों रात खेल बिगड़ जाता है ना, कई बार सरकार से उधर चले जाते हैं, तो इसी स्थिति में ये भी तो हो सकता है यस। कि सरकार के 12-13 लोग क्रॉस वोटिंग कर देते, तो बरैया जी भी क्या हो हम्म। जाते? जीत जाते हैं। इस तरीके से होता है। तो ये ऐसा होता है, क्रॉस वोटिंग तो खुली मतदान प्रणाली है फिर भी होता है। जो हुआ था उसमें यस। दिग्विजय सिंह जी को जीत के 2 वोट ज्यादा मिल गए थे, ये भी हुआ था, कांग्रेस के वोट से ज्यादा मिले थे उसमें, ये भी था। जब दोनों का टोटल किया गया ना तो 92 से ज्यादा आ गया था, 94 आ गया था। इसका मतलब 2 सरकार के जो वो थे विधायक, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस में क्या कर दिए थे, वोट दे दिए थे। अब यदि बीजेपी चाहती तो उन दोनों विधायकों को क्या कर सकती थी, विधायकी उनकी क्या कर सकती थी? बोलो। सर हो सकता है अदर्स ने दिए हो ना 2 वोट, ये भी हो सकता था ना। नहीं, वो बीजेपी के ही 2 कैंडिडेट ने दिए थे। उनको ओके वो तो हटा खुली भी मतदान सकती थी। प्रणाली है ना, मतदान प्रणाली खुली है। अच्छा हाँ। यस सर। यस सर। मतदान प्रणाली खुली है, वहां तो पता लग जाता है ना किसको वोट कौन दे रहा है। अब वो हाँ। बीजेपी सरकार के ऊपर है कि वो चाहे इतनी सी बात के लिए क्या कर सकती है, वो उन दोनों विधायकों की विधायकी क्या कर सकती है,
समाप्त कर देगी, तो विधायकी समाप्त कर देगी तो सरकार का टोटल फिर कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो दो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 कम हो बहुमत में जाएगा। 2 तो कम। उनने कहा ठीक है चलो, इनने कर दी गलती, कोई बात नहीं, अपनी सरकार तो बनी हुई बची हुई है ना। राज्यसभा चुनाव में क्या कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर भी दी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मना लेंगे इनको बाद में, कुछ नाराजगी होगी पार्टी यस। के प्रति उनकी, तो उन्होंने क्या होगा सोचा होगा चलो मना ले दी। लेकिन यदि पार्टी चाहे, मैंने क्या बोला, यदि पार्टी चाहे तो 15 दिवस के अंदर, दल विदल कानून बोलता है कि 15 दिवस के अंदर यदि पार्टी लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष को यदि चिट्ठी लिखेगी तो विधायकों की विधायकी क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, क्या किया है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। 15 दिन का समय रहता है पार्टी के पास। पार्टी यदि एक चिट्ठी लिख दे विधानसभा अध्यक्ष को कि फला दिन में फला चुनाव हुए थे तो इनको इसमें वोट डालना था, तो इन्होंने इसमें ना वोट डाल के इसमें क्रॉस वोटिंग की है, अर्थात इन दोनों विधायकों की विधायकी क्या की जाए, समाप्त की जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका राज्यसभा चुनाव होता है। तो अगला राज्यसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, समझ में आ गया आपको, क्योंकि 2-2 सीटें तो दोनों सर को दिख अभी रही हैं, है ना। एक सीटों के लिए सर क्या हो अभी सकता है, बोलो बोलो। सर अभी राज्यसभा में कौन कौन है? राज्यसभा में 11 होंगे ना, 11 अभी तो 3 का है, पिछला जो चुनाव हुआ उसमें 3 है, 3 लोग गए हैं, सुमेर सिंह सोलंकी जीते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते हैं, दिग्विजय सिंह जी जीते हैं। इसके अलावा आपके 8 लोग और होंगे पुराने, ठीक है, उनके नाम अब मेरे को याद नहीं है ना, वो आप लोगों को याद रखना चाहिए, परीक्षा आपको देना इतना है ना। मेरे को तो इतना भी याद है कि पिछले 3 कौन खड़ा हुआ है, चौथा कौन हारा है ना, उनको कितने वोट मिले मुझे आज भी याद है। एक 8 मिनट का वीडियो और बना हुआ है राज्यसभा चुनाव का, एक ऐसे एग्जाम्पल से बोर्ड पे मैंने समझाया है, ठीक है, तो वहां पर देख लेना। निश्चित कोटा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, मैंने 52 बोला है, हो सकता है 56 या 58 भी लिखा हो वहाँ, है ना, तो वो देखना थोड़ा सा। तो एक और मैंने लेक्चर बना रखा है, वो बोर्ड पे और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। वो निश्चित कोटा यदि बस आपको मालूम है राज्यसभा चुनाव में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगले चुनाव में क्या नाटक होने वाला है, क्लियर। क्योंकि आपको विधायकों की संख्या मालूम है, कांग्रेस की कितनी है विधायक की, वो निर्दलीय की कितनी है और बीजेपी की कितनी है। तो आपको जब निश्चित कोटा पता है तो उसके हिसाब से फिर पूरा गणित समझ में आ जाता है कितने जीतेंगे कितने नहीं जीतेंगे। आज की स्थिति से ऐसा लग रहा है कि 3-1 का रहेगा, कितना रहेगा, 3-1 का रहेगा। और यदि कुछ उथल पुथल हुई तो 2-2 से भी क्या हो सकती है, दोनों की बराबरी हो सकती है। क्रॉस वोटिंग यदि हो गई तो 3-1 भी रह सकता है, 3 बीजेपी के भी रह सकते हैं और 1 बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो गई तो 2-2 का भी मामला हो सकता है। आ गया ना समझ में आप लोगों को कैसे होगा वो, नहीं यस आया। सर। तो ये आ होता गया है सर। राज्यसभा चुनाव। तो राज्यसभा चुनाव जो है परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा प्रोसीजर जैसे मुझे पता है ऐसा वो इंटरव्यू बोर्ड को भी पता देता है। फिर वो कोई एग्जाम्पल देके आपसे पूछ सकता है कि कैसे होगा अगले चुनाव में, क्या स्थिति बन सकती है, कैसे न्यूनतम कोटा निकालते हैं। तो कुछ नहीं है, टोटल सदस्य संख्या जो है उसमें जितने लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 1 जोड़ दो, 4 चुनाव लड़ने वाले हैं तो 5 से भाग दे दो, एक बार +1 और करना तो पड़ेगा 4 से सर। भाग दे दो, बस भाग देना है आपको, जितनी सदस्य संख्या उसमें 1 बढ़ा दो, 230 को काय से भाग दे दो, ठीक है। तो मेरा जो पिछला सर ये वीडियो है, सर उसमें एक पिछले +1 वीडियो और होगा। नहीं, वो हटा भी दो +1 ऊपर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर +1 है ना, उस +1 को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नया फार्मूला जो सर मैंने बताया फॉर्मूला ये सदस्य संख्या, हाँ वो जो ठीक है सर ये सर, सिर्फ ठीक वो है भी सर, एमपी एक के ठीक है। लिए है फार्मूला ना? है, उसमें भी ऊपर भी +1 करते हैं नीचे भी +1 करते हैं। वो लिखने के लिए अच्छा है, वो लिखने के लिए अच्छा है, पर अंतर नहीं आता कोई उसमें ज्यादा, उसमें कोई अंतर नहीं आता। निश्चित कोटा आपका कुल सदस्य संख्या को जितनी सीट है उसमें 1 जोड़ के भाग दे दो तो क्लियर हो जाता है, वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हाँ निकाला सर, जाता 1 है ऐड आपका, करेंगे तो बस वो पॉइंट में आ जाता है, तो उसको फिर वही हाँ पॉइंट अप्रोक्सीमेट बनकर लेना आए पड़ता है। तो क्या होता है वो याद करने में भी टिपिकल हो जाता है, और समझाने में यदि इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा सवाल तो फिर वो उसको समझाते रहो, +1 वो गणित का यदि टीचर होगा तो फिर उसमें भी उलझा देगा, प्लस माइनस में भी उलझा देगा वो, ठीक है ना। कि वो प्लस कैसे हो गया, पहले भाग कैसे दे दिया, बोर्ड मास का नियम भी लग जाएगा, फिर ना जाने क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए आप भूल जाओ उसको, कुल सीटों की संख्या को भाग दे दो, जितने से चुनाव हो रहा है उसमें 1 जोड़ के, 3 का चुनाव हो रहा है तो 4 से भाग दे दो, 4 का भाग हो रहा है तो 5 से दे दो, बस क्लियर है, ठीक है।
4 से भाग दोगे तो कितना आया था अभी, 46 आया था, है ना। और 5 से भाग दे दोगे तो 46 आ जाएगा, और 4 से भाग दे दोगे तो जो भी आ जाएगा 51, 52 जो भी आ जाएगा, वो गणित का सवाल है, देख लेना। इस तरीके से क्या किया जाता है, आपका राज्यसभा की जो सीटें होती है उसमें न्यूनतम कोटा महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गया ना भाई। तो चुनाव के पहले ही डिसाइड रहता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला, ठीक है। तो जब कसमाकस की स्थिति कब आती है, जैसे एक सीट में आएगी, इस बार आपको समझ में आ गया, एक सीटों में चुनाव में दिक्कत आ सकती है। 3 सीटों का चुनाव तो क्लियर नजर आ रहा है, एक सीटों में नाटक हो सकता है, कोई इधर से इधर कुछ भी हो सकता है, क्लियर है ना। एक सीट कांग्रेस को मिल रही है, तय है। 2 सीट बीजेपी को मिल रही है, भी तय है। एक सीट का नाटक है, और वो एक सीट बीजेपी को भी जा सकती है, कांग्रेस को भी। क्रॉस वोटिंग जिधर होगी ज्यादा उधर चली जाएगी, और क्रॉस वोटिंग होगी उसमें, क्लियर है। तो इस तरीके से अगली बार जो राज्यसभा का चुनाव होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आया, बोलो। सन्नी आया। आ गया सर। आ गया सर। क्या नहीं आया पायल, बताओ। पायल को क्या समझ में नहीं आया? सर कुछ भी समझ में नहीं आया है। एक काम करना, मेरा यूट्यूब पे वीडियो है एक और, उसको देख लेना। तुमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बोर्ड पे नहीं करके दिखाया तुम। अब देखो तुम ही बोल के बता दोगी, मैं सवाल मैं पूछता हूँ तो उसका जवाब भी तो रिप्लाई नहीं आता ना तुम्हारी तरफ से। रिप्लाई आ जाए तो समझ में भी आ जाए। मैं पूछूंगा कि मध्य प्रदेश में कितनी विधायक है, बताओ पायल कितने विधायक है, बोलो। अब जवाब ही नहीं आ रहा तो कैसे समझ में आएगा। कितने विधायक है मध्य प्रदेश में टोटल? 230 230। 230। अब जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा उसी से पूछ रहा हूँ ना मैं, तुम क्यों बोल रही हो सोफिया? बोलो पायल, कितने विधायक है मध्य प्रदेश में? हाँ सर 230। अब मैं जो सवाल पूछता हूँ ना उसका जवाब देते जाना, और कैलकुलेटर चालू कर लो तुम्हारा। तुम्हारा कैलकुलेटर चालू कर लो, नहीं तो गणित अच्छा हो तो पेन और कॉपी खोल के बैठो। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसके जवाब देना है तुमको। 230 है, ठीक है, क्लियर है। अब 230 को अगली बार चुनाव कितने कितने पे होना है ये तुमने ही बताया था मेरे को। 3 सीटों पे होना है कि 4 सीटों पे होना है, बोलो। पे 2022 में राज्यसभा की कितनी सीटों पे चुनाव होना है पायल? कोई नहीं बोलेगा, बोलो। सर 4 पे। 4 पे होना है। तो क्या फार्मूला बताया मैंने, कुल जो सीटें होती हैं उसमें कुल जो सीटें होती है 230, उसमें हम कितने का भाग दे देते हैं? 4 + 1 का। 4 + 1 कितना होता है, बोलो। सर 5 वो कोटा तो समझ में आ गया कि 46 कोटा निकला। हाँ नहीं, नहीं वो जितना समझ में आ गया ना, मेरे हिसाब से ही समझो। कोटा समझ में आ गया ना, तो कितना आया बताओ मेरे को। समझ में आ 46। गया तो 5 भाग 46 आ गया, 46। है ना। हाँ 46 यानी 46 आ गया, यानी 46 वोट चाहिए यदि जीतना है तो किसी को। कितने वोट चाहिए? 46 वोट चाहिए 46। जीतना है किसी को। अब लिखो तुम्हारे कॉपी में, लिखो पेन में कि बीजेपी के पास 130 वोट है। कितने वोट है? 130 वोट है। 130। कांग्रेस के पास 92 वोट है, और अदर के पास 8 वोट है। अदर के पास कितने हैं? कितने हैं? 8। 8 वोट, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ बोलो। हाँ सर। अब 46 को दुगना करोगे तो कितना होता है बताओ? 46 का दुगना कितना होता है? अरे इतना तो बताना पड़ेगा अब तुमको। 92। 46 का 92। दुगना 92। 92। 92, ठीक है। यानी कांग्रेस के भी 2 जीत सकते हैं, जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? हाँ हाँ जीत सकते हैं। 92। हाँ और बीजेपी के भी 2 जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास तो कितने हैं? 130 उसके तो 3 जीत सकते हैं। कहाँ से 3 जीतेंगे? 3 जीतने के लिए देख लो कितना, 138 चाहिए। आगे समझ में, 3 जीतने के लिए कितना चाहिए? 138। 46 का गुणा पायल 3 बार कर दो, इसलिए मैं कह रहा था इतना तो बताना पड़ेगा हाँ आप। हाँ सर 2 ही जीतेंगे। 46 गुना 3, 46 गुना 3 यदि नहीं बता पाओगे तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा, बताओ। कोई बच्चा यही नहीं बता पाएगा कि 46 गुना 3 है, तो मैं अब उसको कैसे समझाऊं?
कितना होगा 46 गुना 3 कितना होगा? बोलते जाओ 138। तुम कब बोलो। मैंने बोला ना कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी क्लास में सभी। ठीक है, कितने हो गए? 130 है। बीजेपी के पास कितने हैं वोट? 130। बोलो, तो कितने जिता सकते हैं वो? सिर्फ 2। 2 जिता सकते हैं। और 2 कौन जिता देंगे? अब मान लो, सुन लो मेरी बात, अब कांग्रेस का एक विधायक भी यदि क्रॉस वोटिंग हो गया, अरे मेरी बात समझ में, हाँ कांग्रेस का एक विधायक भी क्रॉस वोटिंग हो गया तो 91 हो गए उनके। समझ में हाँ आया ना? अब कितने जिता सकते हैं कांग्रेस वाले? सिर्फ एक ही जिता सकते हैं, एक वोट कम पड़ गया उनको। 46 हाँ। की जगह कितने हो गए? 45 हो गए। अब किसका महत्व ज्यादा हो गया? वो जो 10 बचे हैं लोग, अब वो 10 जो लोग बचे हैं वो किसको वोट दे रहे हैं? क्लियर है? कांग्रेस। वो कोई नहीं कह सकते किसको दे रहे हैं, वो अपने को मालूम है किसको दे रहे हैं। वो किसको दे रहे नहीं, हैं? अगर दे देंगे तो वो जो, कांग्रेस की 2 सीट जीत जाएगी। हाँ कांग्रेस को दे देंगे 10 के 10 तो वो जीत जाएंगे। वो उनको दे देंगे तो बीजेपी के, वो बीजेपी को 10 दे देंगे तो बीजेपी के 3 जीत जाएंगे। 130 से हाँ, फिर कितने हो जाएंगे वो? 100, 138। है ना? आगे 138। ना समझ में नहीं आई बात सुन। हाँ 138, हाँ 8 थे वो, 10 नहीं थे, वो 8 थे। सर अदर में 8 लिखवाया था आपने। हाँ तो 8 भी जोड़ लो ना, 130 और 8 कितने होते हैं? 138 ही तो होंगे। 138। कितने चाहिए थे? कितने चाहिए थे बीजेपी को? 8 ही बीजेपी चाहिए को थे। 8 ही चाहिए थे 3 बार जीतने के लिए। बस खत्म हो गया खेल। ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या समझ में नहीं आया इसमें? इसमें क्या है? गणित है, हल्का फुल्का गणित है। हाँ सर, अब आ गया समझ। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। तो थोड़ा सा क्या, सबसे बड़ी बात है मेरी जो क्लास है ना, इसमें कॉपी और पेन लेके बिठा करो। कैलकुलेटर की तो आवश्यकता आज पड़ गई, पर कॉपी पेन तो पूरे समय होना ही चाहिए तुम्हारा। कॉपी पेन में जब तक नोट नहीं करोगे मेरी बातें, है ना, तो जैसे मैंने बोला एकल संक्रमणी अनुपातिक खुली प्रणाली, परीक्षा में सवाल यही आएगा। ये तुमने यदि नोट नहीं कराया तो फिर मैंने तो बोल दिया परीक्षा में सवाल आएगा। किया ही अब सर, समझ में किया आया ही। नहीं? हाँ तो ये सब चीजें नोट करना चाहिए। एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ पीडीएफ। और बोर्ड पे थोड़ा सा विषय जो था बोर्ड वाला था, ये मैं भी मानता हूँ कि बोर्ड की आवश्यकता थी इसमें, पर इतना ज्यादा भी कोई टिपिकल नहीं था कि बोर्ड की आवश्यकता पड़े। एग्जाम्पल हमारे सामने था ना, पिछला राज्यसभा चुनाव की जो सीटें मुझे पता थी, उस समय न्यूनतम कोटा भी अपन निकाल सकते हैं, 206 सीटें थी उस समय, है ना, 26 सीटों या 24 सीटों पे चुनाव होना था। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो तो सर, ये ये था अपना आज बीजेपी की की और क्लास। कांग्रेस की सीटें बढ़ घट भी तो सकती है ना? क्यों नहीं बढ़ सकती है? कोई मर जाएगा अभी तो नए चुनाव हो गए। अभी दमोह में एक सीट बढ़ गई कांग्रेस की, समझ में आया कि नहीं आया? दमोह हाँ में चुनाव हुए ना, तो कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई, बीजेपी की एक कम हो गई। तो अभी भी हो सकता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा तो होगी ना, उस समय डिपेंड करेगा ना। ठीक है ना? तो यदि मान लो कांग्रेस की एक आध और बढ़ गई तो 93 94 हो गई, तो सिक्योर हो गया कि 2 सीटें लगी ना। ठीक है ना? अभी तो बाउंड्री पे है कांग्रेस का, अभी दूसरा कैंडिडेट बिल्कुल बाउंड्री पे देख रहे हो आप, ठीक है नहीं है? यदि एक भी विधायक इधर से उधर चला गया तो खेल पूरा हो गया, खत्म। आ रही ना बात समझ में? तो 46 आपका क्या है? निश्चित कोटा है। कांग्रेस की सदस्य संख्या 92 है। 46 गुना कितने होते हैं? 92 ही होते 92। हैं। एक विधायक ने भी वोट यदि क्या कर दिया, क्रॉस वोट कर दिया, तो एक ही तो सीट मिल 45 वोट पाएगी। वो 45 वोट पानी में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? हाँ सही बात समझ में नहीं? और या चाहे तो एक विधायक भले क्रॉस वोट कर दे, लेकिन निर्दलीय के मिल जाए कुछ 2-4 वोट। तो निर्दलीय के 10 वोट भी तो मायने रखना है, वो किसको जाएंगे? वो 8 है, सॉरी, वो 8 वोट किसको जाएंगे ये भी तो देखना है अपना। वो 8 किधर जाएंगे ये भी देखना है। मान लो क्रॉस वोटिंग नहीं हो रही, क्रॉस वोटिंग होगी नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। यदि कांग्रेस के यदि 92 और 92 के 92 हो गए तो 2 इनके जीत गए, 2 उनके जीत गए, खत्म हो गया। वो 8 वोट तो किसी सर, को भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से अदर हाँ वाले जो रहते हैं वो फिर कभी भी राज्यसभा में पहुंच ही नहीं पाते होंगे। वो कहाँ से पहुंचेंगे? वो अदर वाले तो जीत ही नहीं सकते, वो 8 है, उनको वोट चाहिए 46। आगे समझ लो, वो अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते हैं, इसलिए अदर वाले अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते हैं, वो इनको ही वोट देते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले को ही देते हैं। जो अदर कैंडिडेट है ना निर्दलीय,
वो इनमें से ही वोट देगा सबको, उनका कोई कैंडिडेट होगा ही नहीं, क्यों खड़ेंगे? जब मालूम है कि अपने पास 8 ही वोट है, जीतने के लिए 46 चाहिए, तो कौन खड़ा करेगा? निर्दलीय कोई खड़ा होगा क्या? क्यों होगा? हारने के लिए। ये सब रहता। और पार्टी पहले ही स्टैंड कर देती है कि आपको किसको वोट देना है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, दूसरी क्या होगी। आपने ये गड़बड़ कर दी है यदि, तो फिर पार्टी अध्यक्ष को पावर है कि विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिख देगा, तो विधायक की जो विधायकी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इतनी बड़ी रिस्क लेगा क्या विधायक कि पार्टी के विरुद्ध जाके विपक्ष में क्या कर दे, वोट दे दे? तो ये सब हो जाता है। इधर 1-2 वोट कभी कभी हो भी जाते हैं, जैसे पिछले चुनाव में हुए हैं 2 वोट, बीजेपी के 2 वोट कांग्रेस में गए, वो दिग्विजय सिंह जी को मिले हैं, ऐसा हुआ है। ठीक है, और बीजेपी यदि चाहती तो उन दोनों को अयोग्य भी घोषित कर सकती थी, पर बीजेपी ने नहीं किया। 1 या 2 वोट है, मेरे को क्लियर नहीं याद है, 1 या 2 वोट हुए थे, क्रॉस वोट हुए थे। क्रॉस वोट होते हैं, फिर भी होते हैं, खुली मत प्रणाली है, फिर भी क्रॉस वोट होते हैं। ठीक है, सरकार से नाराजगी जताने का विधायक को यही तो मौका होता है। सत्ता पक्ष में जो विधायक है, उस विधायक को यदि मंत्री नहीं बनाया, तो वो फिर ये बताने के लिए यही करता है ना सरकार को। वो जानबूझ के क्या करता है, क्रॉस वोटिंग करता है। उसको मालूम है कि मेरे को हटा नहीं सकते, मेरे को हटा देंगे तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इनके पास बहुमत भी बराबर का है। मेरी बात आ रही समझ में? तो बहुमत भी सरकार के पास बराबर का है, तो क्रॉस वोटिंग भी कर देगा जानबूझ के। तो उसको मालूम मेरे को हटा ही नहीं सकते, मेरे को हटा देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो हर बार क्या करेगा, ऐसे नाटक करेगा, सरकार के विरुद्ध क्या करेगा वो। जब तक उसको संतुष्ट नहीं करोगे आप, जब तक वो क्या करेगा, बार बार सरकार के विरुद्ध क्या करेगा, वोटिंग करेगा। वोटिंग मेरी करेगा। बात आ रही समझ में? हाँ तो ऐसा होता है ना, वो इस तरीके का पॉलिटी में चलता है। चलो ठीक। सर ये देखा आज का कांग्रेस हमारा और बीजेपी चाहे, सर बीजेपी चाहे तो ना पैसे देके भी खरीद सकती है क्या? यही तो हो रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या हो रहा है, खरीद फरोख्त को रोकने के लिए तो आपने खुली प्रणाली की है। सीधी बात है, क्रॉस वोटिंग हुई है, इसका मतलब विपक्ष से कुछ ना कुछ उसको लाभ मिला होगा, जब भी तो क्रॉस वोटिंग करी है उसने। अपनी विधायकी दाव पे लगा रहा है वो। समझ में आएगी नहीं बात तुमको? अपनी विधायकी दाव पे लगा के दूसरे को वोट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, दूसरे पक्ष ने उसको क्या किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या दिया होगा, प्रलोभन दिया पैसे होगा ना, दिए जब होंगे। तो क्रॉस वोटिंग कर रहा है। हाँ, आई बात समझ में कि नहीं आई? कि नहीं आई बात समझ? जी सर, आ गई आ गई आ गई। सर और बोलो। सर राज्यसभा और किसी का आर्थिक क्वेश्चन? दृष्टि, हाँ सर, राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जोर से आवाज नहीं आई सर है। राज्यसभा राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है। अच्छा यूं कह रहा है। हाँ यही सर। बोला जाता है, जैसे मान लो कोई भी विधेयक जो है तो हम लोकसभा में पारित करते ही हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाता है वो, राज्यसभा में जाता है, और उसके बाद फिर इसके बाद जाता है राष्ट्रपति में। और जितने भी धन विधेयक है जिनका संबंध पैसे से है, वो सब विधेयक तो कहाँ पारित हो जाते हैं, वो लोकसभा में ही पारित हो जाते हैं। लोकसभा में। ठीक है, तो पैसे का जो मामला है, वो जो विधेयक सरकार को जिन बातों में पैसा खर्च करना है, वो सब तो लोकसभा से पारित हो ही जाते हैं, धन विधेयक। और राज्यसभा को सिर्फ सामान्य विधेयक को 6 महीने तक रोकने की क्या है, शक्ति मिली हुई है। और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 250। ठीक है, और लोकसभा की कितनी है, 543। कितनी है, 543। तो 543 प्लस 250 को जोड़ो, कितना हुआ, जोड़ो, 550 प्लस 250 जोड़ लो, तो 750 तो से राउंड ऊपर फिगर में जाएगी। 750 होता है। 750 का आधा कितना हुआ, 350 750 का आधा कितना हुआ, 350 750 का आधा कितना हुआ, 350 है ना, 350 का 375 375 375 हुआ। हाँ, ये सब तो आपको ही बताना, 375 हुआ। तो 375 जब संयुक्त अधिवेशन होगा, दोनों विधेयक उसका किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का, जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो कौन भारी पड़ रहा है, 375 कहाँ से आ सकते हैं पूरे वोट, लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा में आ सकते हैं। वो 250 अपोज भी कर जाए तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब ही क्या है ऐसे सदन का।
ये जो धन विधेयक को तो रोक ही नहीं पा रही है। सामान्य विधेयक में भी यदि अपन क्या कर लो, दोनों विधेयक को बिठा के संयुक्त अधिवेशन कर लो तो भी नहीं रोक पा रही है। 250 के 250 भी यदि अपोज कर दे तो भी नहीं रोक पा रही है। इसलिए बोला जाता है कि आर्थिक बोझ है। क्या बोला जाता है कि आर्थिक बोझ है। तो इसलिए राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान नहीं किया गया इसीलिए। क्लियर है? क्योंकि यदि लोकसभा है ऑलरेडी, तो लोकसभा जब पारित कर रही है तो फिर राज्यसभा में विधेयक क्या होता है, अत्यावश्यक रूप से क्या हो रहा है वो कि एक प्रकार से डिले हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि राज्य लोकसभा क्या कर सकती है, जल्दबाजी में विधेयक पारित कर दे, ऐसा विधेयक पारित कर दे जो कानून सम्मत नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है। तो जो जल्दबाजी है वो जल्दबाजी को ठीक करने का मौका कई बार आपको कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाता है, वो राज्यसभा में मिल जाता है ना। हमें हाँ, इसलिए राज्यसभा राज्यसभा, हाँ, और राज्यसभा में जो चुने हुए जो सदस्य जाते हैं वो बहुत क्या होते हैं, उनका जो लेवल होता है वो बहुत पुराने लोग होते हैं। ऐसे सांसद जो लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे नहीं जीत सकते, लेकिन उनका अनुभव बहुत हो गया, लेकिन उनका जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है। उम्र ज्यादा हो रही है तो सीधी बात है कि नेता की उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो जनाधार क्या होता जाएगा, कम के ज्यादा। नेता की उम्र यदि युवा नेता को ज्यादा पसंद करते हैं कि एकदम 90 साल के बूढ़े व्यक्ति को पसंद करते हैं, बताओ? युवा कम होएगा जन, है ना, बूढ़े युवा को। तो सीधी बात है, अब मान लो वो युवा जब रहा था, उसने मान लो पार्टी में रहकर 5-5 साल करके 5-6 बार जीता हो, पार्टी को 25 साल तक क्या दिया उसने, विधायक की सीट दी है, विधानसभा की सीट दी है, लोकसभा की सीट दी। अब पार्टी के लिए उसने बहुत योगदान दिया है, उसका नॉलेज भी बहुत है, लेकिन जनाधार अब उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर पार्टी क्या करती है, उसे कहाँ भेज देती है, राज्यसभा में भेज देती है। राज्यसभा के लिए तो अभी आपने देखा ना, राज्यसभा के लिए कोई सरकार की इच्छा जिसको भी भेज सकती है। वहाँ चुनाव, उसके चुनाव लड़ने के लिए जनता का समर्थन की आवश्यकता कहाँ है, आप लोगों को भेज सकती है, मुझे भेज सकती है, चाहे तो अगला जो चुनाव है 4 सीटों पे चुनाव है तो किसी को भी भेज सकती है उसमें, ठीक है। तो फिर ये होता है, तो जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, अनुभवी जो सांसद होते हैं, उनको फिर पार्टी क्या करती है, राज्यसभा के माध्यम से ऊपर भेजती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, गुलाम नबी आजाद का नाम सुना होगा आपने, है ना, ठीक है ना, गुलाम नबी आजाद है, शशि थरूर है, ठीक है, ये बड़े बड़े जो नेता है जो राज्यसभा से, कपिल सिब्बल है, नाम सुना होगा आपने, है ना, ये बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस बीजेपी के, जो कि अब चुनाव नहीं, जटिया जी थे अभी, है ना, 2 साल पहले तक जटिया जी भी थे ना राज्यसभा सांसद। जटिया जी अपने उज्जैन के सब 5 बार क्या रहे, सांसद रहे। अगली बार लगा होगा कि अब उनका जनाधार कम हो गया तो उन्हें राज्यसभा से क्या कर दिया, क्योंकि उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है वो पार्टी के काम आएगा ना। तो ऐसा होता है। तो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो बहुत अनुभवी होते हैं। वो लोकसभा यदि कोई गलती करते हैं तो उसे सुधारने का उनके पास अवसर होता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक बोझ भी है, राज्यसभा नहीं भी हो तो भी काम चल ही रहा है। तो ये इस तरीके से इसलिए बोला जाता है कि आर्थिक बोझ है, क्योंकि 250 सांसदों को सरकार क्या देगी, जो फैसिलिटी लोकसभा के सांसद को मिल रही वही सब फैसिलिटी किसको मिलेगी, राज्यसभा के सांसद को मिलेगी। वही बंगला उसको मिलेगा, उतना वेतन उसको मिलेगा, उतना कार्यालय उसको भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो इसीलिए आर्थिक बोझ है। किसने क्वेश्चन पूछा था, ये है। सर नेहा ने। हाँ, क्योंकि पावर नहीं है ना ज्यादा, राज्यसभा के पास पावर नहीं है। कल मैं बताऊंगा कि राज्यसभा के पास सिर्फ 2 ही पावर है, 2 ही चीजों पे पावर है ज्यादा, बाकी सब शक्तियां अधिकांशतः किसके पास हैं, लोकसभा के पास है। 2 या 3 पावर ही है एक्स्ट्रा जो राज्यसभा का, वो भी पावर यदि लोकसभा को दे दे तो राज्यसभा की आवश्यकता ही नहीं है। तो कल हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, कि राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है। तो राज्यसभा की ऐसे कोई ज्यादा विशेष शक्ति नहीं, जो काम लोकसभा कर सकती है वही काम राज्यसभा को भी सौंपा गया है। राज्यसभा को पावरफुल नहीं बनाया गया, पावरफुल हमारे यहाँ लोकसभा ही है। क्योंकि जो धन विधेयक है, पैसे की जो बात है, जिसमें पैसा खर्च होना है, वो सब शक्ति तो किसको दे दी आपने, वो किसको दे दी, धन विधेयक वाली शक्ति किसको लोकसभा दे दी? को, बस बात ही लोकसभा खत्म। को। जो मेन काम है वो तो किसके पास हो गया, लोकसभा को हो गया। सामान्य विधेयक में आप क्या कर सकते हो, कितने महीने अंग अड़ा सकते हो, कितने महीने, बस 6 महीने। 6 महीने। 6 महीने रोक सकते हो। रोकोगे भी तो क्या होगा, सरकार यदि चाहेगी और संयुक्त अधिवेशन हो गया तो राज्यसभा के पास है ही नहीं बहुमत, नहीं है ना,
375 हाँ, का, लोकसभा जीत ठीक है। जाएगी। हाँ, तो लोकसभा जीत जाएगी। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, आर्थिक बोझ भी हो गया, बिल्कुल सही। ये सवाल ऐसे इंटरव्यू बोर्ड का है ना, या मुख्य परीक्षा का है, फ्री का कोई सवाल नहीं है। मुख्य परीक्षा में सवाल आ सकता है, तो आपको फिर ऐसी दलीलें उसमें लिखना पड़ेंगी, या इंटरव्यू बोर्ड यदि सवाल पूछे तो जैसे मैंने बताया ऐसे एक एक चीज आपको बताना पड़ेगी। या प्लस में भी पूछ सकता है कि राज्यसभा जरूरी क्यों है, ऐसा भी आ सकता है। जरूरी इसलिए है कि लोकसभा से यदि कोई कानून जल्दी में पास हो गया तो उसको सुधारने का मौका कहाँ मिल जाएगा, राज्यसभा में मिल जाएगा। राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में कम अनुभवी लोग होते हैं, राज्यसभा में कैसे लोग हैं, अधिक अनुभवी लोग हैं, तो उनके अनुभव का फायदा क्या मिलता है, वो मिलता है। जो लोकसभा में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट सांसद नहीं होते, जितने ज्यादा अनुभवी सांसद या बुद्धिजीवी सांसद आपको कहाँ मिलेंगे, वो राज्यसभा में मिलेंगे आपको। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, 10 साल का क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, कहाँ से सांसद थे वो, राज्यसभा से। लोकसभा से क्या राज्यसभा से। राज्यसभा से। राज्यसभा। मान लो ये प्रोसीजर नहीं होता, राज्यसभा नहीं होती है यदि, तो मनमोहन सिंह क्या नहीं बन पाते थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। प्रधानमंत्री बन नहीं पाते, तो लोकसभा चुनाव जीत ही नहीं सकते थे, जनाधार ही नहीं था, है ना। वो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे शुरू में, तो इकोनॉमिक्स का ज्ञान था उनको, है ना। तो अर्थशास्त्री व्यक्ति था, जनता से कोई जैसे जो जनाधार था ही नहीं। आई ना बात समझ में, यदि राज्यसभा नहीं होती तो जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कारण जो ग्लोबलाइजेशन आया है, ये सब चीजें आई हैं, है ना, विदेशी कंपनियां भारत आई है, सब आई है, जो दौर आया नया 1990 के बाद, तो वो सब चीजें नहीं हो पाती। तो राज्यसभा भी होना भी चाहिए, और यदि नहीं भी होगी तो एक प्रकार से दोनों पक्ष है उसके, आप दोनों चीजें क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो कि एक आर्थिक बोझ भी है और आवश्यक भी है राज्यसभा। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताई दिया कि मनमोहन सिंह जी फिर क्या नहीं हो पाते, राज्यसभा नहीं होते तो मनमोहन सिंह जी क्या नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो ये है। और किसी को भी यदि प्रधानमंत्री बनाना है और उस समय यदि वो सांसद नहीं है ना, और उसका जनाधार भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, राज्यसभा से क्या करवा सकते हैं, बैकडोर एंट्री करवा के क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं। ठीक है ना, मंत्री बना सकते हैं किसी को भी। ठीक है ना, अब जैसे मध्य प्रदेश से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, वो चाहेंगे तो आगे जाके क्या आ जाएंगे, कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। आ गई ना बात समझ में, तो बिना चुनाव लड़े क्या हो गए, केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। अभी राज्यसभा सांसद हो गए, अब यदि सरकार चाहे तो केंद्र में मंत्री बना सकते हैं, उनको विदेश मंत्री बना दें, गृह मंत्री बना दें, कुछ भी, कोई सा भी मंत्री बना सकती है। तो योग्य और अनुभवी जो लोग हैं, जो जिनका जनाधार कम हो गया है या चुनाव हार गए हैं, उनकी आवश्यकता देश को है, तो उनके लिए एक बैकडोर एंट्री रखी गई है, काय में, राज्यसभा के रूप में। क्लियर है, चल और बोलो, बताओ अगला कोई सवाल हो तो बोलो, अगला कोई सवाल हो कि नहीं है, तो कोई है सवाल, नहीं तो बंद करें क्लास। नहीं है सर। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट।